हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम हिस्ट्री के थीम 9 क्लास 12th के हिस्ट्री के थीम 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स करने जा रहे हैं। अभी सेकेंड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम बेसिकली मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ना है हमें इसमें, और किस तरह से हम उनके बारे में जानते हैं, किस तरह से क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे, क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आते थे लिखने में। ये सारे चीज़ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ट्रेस द ओरिजिन ऑफ वर्ड मुग़ल। मुग़ल जो वर्ड है उसका ओरिजिन क्या है या कैसे शुरू हुआ था। द नेम मुग़ल डिराइव फ्रॉम द मंगोल। आपको मंगोलियन ट्राइब चंगेज़ खान के बारे में आपने 11th में पढ़ा था। उस मंगल से ये ड्राइव हुआ है। इट वॉज नॉट द नेम द रूलर ऑफ द डायनेस्टी चूज फॉर देमसेल्फ। वो नहीं चाहते थे ये नेम, लेकिन क्या हुआ, जैसे कि बाबर या ये सब नहीं चाहते थे कि उनका नाम मुग़ल हो। द मुग़ल रेफर्ड टू देमसेल्फ एज ए तैमूरिड। तैमूरिड मतलब तैमूर के वंशज मानते थे अपने आप को, एज डिसेंडेंट ऑफ टर्किश रूलर तैमूर। ठीक है, सो वो चाहते थे कि उन्हें लोग जाने तैमूर के डिसेंडेंट या वंशज ऑन द पेरेंटल साइड। बट बाबर वाज द फर्स्ट मुगल रूलर एंड फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी। लेकिन बाबर जो था, ही वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू एस्टैब्लिश मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। उस बैटल के बाद बाबर अपने आप को इंडिया में इस्टेब्लिश करता है और एज ए मुगल एम्पायर शुरू करता है। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी द यूरोपियन यूज द टर्म मुगल। सो ब्रिटिश ने यूज़ किया था इसे, या जो भी यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए, उन्होंने यूज़ किया था मुगल टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स ऑफ दिस ब्रांचेज ऑफ द फैमिली। ठीक है, सो वैसे तो मुग़ल रूलर नहीं चाहते थे कि उन्हें मुग़ल के नाम से जाना जाए, लेकिन हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया में आए 16th सेंचुरी में, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, इंग्लिश, ये लोगों ने इस डायनेस्टी के रूलर को मुग़ल कहने लगे और इस तरह से उनका नाम मुग़ल पड़ा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ट्रेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल डायनेस्टी और हाउ वाज द मुग़ल एम्पायर कार्व्ड आउट स्टेट द रोल प्लेड बाय द वेरियस मुग़ल रूलर। यानी कि मुग़ल डायनेस्टी के बारे में हमें बताना है कब इस्टेब्लिश हुआ और कौन कौन से मुग़ल रूलर थे जिन्होंने अपने एम्पायर को इंडिया में इस्टेब्लिश किया और उसे एक बड़ा एम्पायर बनाया। So the Mughal Empire was carved out of a number of regional states of India through conquest or political alliances between the Mughal ruler and the local chieftain। देखो क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे छोटे रीजनल स्टेट्स को डिफीट करने के बाद उन्होंने अपने में मिला लिया और इस तरह से अपने एक बड़ा एम्पायर सेटअप किया। कभी कभी उन्होंने पॉलिटिकल अलायंसेस भी किए थे, दूसरे इंडियन राजा के साथ वो लोग जुड़ जाते थे एंड देयर बाई दे यूज टू ब्रिंग दैट small regional state into their own fold. The founder of this empire, जाहिरुद्दीन बाबर। ठीक है, अगर आता है फाउंडर तो सिर्फ बाबर भी लिखने से काम चल जाएगा आपको। वाज ड्रिवन फ्रॉम हिज सेंट्रल एशियन होमलैंड फरगना बाय द वारिंग उज्बेक। अब देखो ये फरगना इसका होमलैंड था एंड एट द एज ऑफ 12 बाबर बिकम द चीफ्टन और द वहाँ का एक चीफ बना, राजा बना जैसा फरगना का। लेकिन उज्बेक ट्राइब के लोग थे, उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया एंड फाइनली वो अफ़गानिस्तान आता है। अफ़गानिस्तान में कुछ साल तो रूल करने के बाद वो इंडिया आता है और इंडिया में उसे मौका मिलता है। द बाबर फर्स्ट स्टैब्लिश हिमसेल्फ एट काबुल, मैंने बताया ना अफगानिस्तान का कैपिटल था, एंड देन इन 1526 pushed further into the Indian subcontinent in search of territory and resources to satisfy the need of his clan। अपने जो लोग थे उनका नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उस समय इंडिया बहुत ही एज कम्पेयर टू अफ़गानिस्तान या काबुल, इंडिया एक बेटर पोजीशन में था, रिसोर्सेज अच्छे थे, एग्रीकल्चर लैंड था, तो उसे लग रहा था और उसने अपने दादा दादियों से इंडिया के रिचनेस के बारे में सुन रखा था, तो वो चाहता था इंडिया में अटैक करने के लिए। हिज सक्सेसर नासिरुद्दीन हुमायूं, जो बाबर का नेक्स्ट सक्सेसर था, हुमायूं था, जो कि 1530 से 1540 तक था, और फिर बाद में दोबारा से आता है
क्योंकि इस बीच शेर शाह सूरी जो था उसने हुमायूं को हराया था, एंड देन ही हैड टू फ्लेड टू पर्शिया, और पर्शिया में वहाँ का किंग से वो मदद लेने के बाद इंडिया में 1556 में वापस आता है, एंड फाइनली ही री एस्टैब्लिश मुगल एम्पायर इन इंडिया, बट लॉस इट टू अफगान रूलर शेर शाह सूरी। ठीक है, मैंने बता दिया, बाद में उसे भागना पड़ा। सफ़ाविद रूलर जो थे ईरान के, उनसे उन्होंने वहाँ पे अपना शरण लिया। हुमायूं डिफीटेड द सूर बट डाइड अ ईयर लेटर, लेकिन मर जाता है बाद में 55 में। उसके बाद उसका बेटा जो है अकबर, ये राजा बनता है, एम्परर बनता है, जो कि बहुत सालों तक रूल करता है, 1556 से लेके 1605 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 50 ईयर तक रूल करता है अकबर। ठीक है, सो देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुगल एम्परर, फॉर ही नॉट ओनली एक्सपैंडेड बट ऑल्सो कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर। सिर्फ उन्होंने एक्सपैंड ही नहीं किया बल्कि उसको एक तरह से कंसोलिडेट किया, संभाल के रखा, मेकिंग इट मोस्ट लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट किंगडम ऑफ दिस टाइम। उस समय का एक तरह से सबसे लार्जेस्ट था, स्ट्रॉन्गेस्ट था और रिचेस्ट किंगडम था। अकबर एक्सपैंडेड द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर टू द हिंदू कुश माउंटेन एंड चेक द एक्सपांशनिस्ट डिजाइन ऑफ उज्बेक्स। देखो, उन्होंने अफगानिस्तान तक उन्होंने एम्पायर को फैलाया था अकबर ने, और उज्बेक जो थे, जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में अटैक कर रहे थे, उनको भी रोका अकबर ने, इंडिया में ना आने दिया, और सफ़ाविद ऑफ ईरान, उनको भी इंडिया में आने, इस तरह से इंडियन एम्पायर को उन्होंने उज्बेक से प्लस सफ़ाविद से भी प्रोटेक्ट किया था। तो ये भी उनका कंट्रीब्यूशन है अकबर का। अकबर हैड 3 फेयरली एबल सक्सेसर। जहांगीर अकबर का बेटा था, 1605 से 27 तक, शाहजहां 1628 से 1658 तक, एंड औरंगजेब जो लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर था मुगल का, 1558 से 1707, ये भी 50 ईयर तक रूल किया था, सबसे ज़्यादा 50 ईयर से ज़्यादा करीब करीब। अंडर देम द टेरिटरीज एक्सपैंडेड बट रिड्यूस्ड पेस। जिस स्पीड में पहले हो रहा था उस स्पीड में नहीं हुआ, लेकिन हाँ टेरिटरी एक्सपैंड हुआ। द 3 रूलर मेंटेन द एंड कंसोलिडेटेड वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। तो इस तरह से जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों एबल रूलर थे, और इन्होंने अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट किया था। द मुगल डायनेस्टी लास्टेड फॉर लॉन्ग बिकॉज, क्यों, अब देखो क्वेश्चन आता है कि वाई डिड मुगल एम्पायर लास्टेड फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड, दैट इज ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक। एन इफेक्टिव इंपीरियल स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड विच इंक्लूडेड इफेक्टिव मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। देखो, टैक्सेशन पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी उनका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, ये एक कारण था जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सालों तक रूल किया इंडिया में। द विजिबल सेंटर ऑफ मुगल पावर वाज कोर्ट, हियर पॉलिटिकल अलायंसेस एंड रिलेशनशिप फॉर फोर्स्ड स्टेटस एंड हायरार्कीज डिफाइंड। तो कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे कि बहुत सारे अलायंसेस, पॉलिटिकल बहुत सारे राजाओं के बीच में अलायंसेस शुरू होते थे, और यहाँ पे क्या हायरार्की होगा, किस तरह से किसका पोजीशन कहाँ पे होगा हायरार्की में, ये सारे डिसाइड होते थे। और फाइनली द पॉलिटिकल सिस्टम devised by the Mughal was based on the combination of military power and conscious policy of different traditions they encountered in the subcontinent। देखो, दो एक और चीज़ था कि उन्होंने, उनका मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड दैट इज द रीजन ही कुड इजीली डिफीट इंडियन रूलर्स। और अगर जहाँ पे वो डिफीट नहीं कर पाए थे, उन्होंने अपना अलग पॉलिसी डेवलप किया था, जो कि इंडियन ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करना और इस तरह से उनको अपने में मिलाने की कोशिश की। स्पेशली राजपूत को जब वो डिफीट नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि, सो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब के मरने के बाद हम देखते हैं कि उनका धीरे धीरे पावर डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, और पहले जो उनका कैपिटल दिल्ली, आगरा या लाहौर भी था, जैसे बाबर का लाहौर था, अकबर का आगरा था, दिल्ली जो था शाहजहां ने शिफ्ट किया था। सो उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल डायनेस्टीज इंडिया में शुरू हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे पावर एक्वायर करने लगते हैं। बट फाइनली 1857 में हम देखते हैं कि जो बहादुर शाह जफर जो था सेकंड उसको ब्रिटिश ओवरथ्रो कर देते हैं, एंड फाइनली मुगल एम्पायर का एंड हो जाता है। ठीक है, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्शियन एज ए लैंग्वेज ऑफ मुगल। देखो, पर्शियन एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज था मुगल कोर्ट के लिए, और इसका और क्या क्या इंपॉर्टेंस हम इस चैप्टर में देख रहे हैं अभी इस क्वेश्चन में। सो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, देखो क्या था कि वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट था।
मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन, जितने भी सारे बुक्स वगैरह लिखे जाते थे, क्रॉनिकल लिखे जाते थे, वो सारे पर्शियन में लिखे जाते थे। अंडर द सुल्तान ऑफ दिल्ली इट फ्लरिश्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड लिटरेरी राइटिंग। जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, वो पर्शियन में लिखते थे, एंड पर्शियन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। जो पर्शियन जानते थे उनको रेस्पेक्ट मिलता था सोसाइटी में। इवन कोर्ट ऑफ, ये कोर्ट लैंग्वेज था, आई मीन मुगल कोर्ट में पर्शियन लैंग्वेज में ही बातचीत होता था या कन्वर्सेशन होता था, अलॉन्ग साइड नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज भी था, नो डाउट, बट पर्शियन वाज ऑल्सो गिवन मोर इंपॉर्टेंस इन द कोर्ट ऑफ मुगल कोर्ट। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि एज द मुगल वॉर चगताई टर्क, ये टर्क थे, चंगेज खान के डिसेंडेंट थे। टर्किश वर द मदर टंग। देयर फर्स्ट रूलर बाबर जो था, उसने अपना मेमोराइज लिखा था जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखा था। उसने अपना ऑटोबायोग्राफी जो लिखा था बाबर ने, मेमोइर्स जो था वो कौन से लैंग्वेज में था? टर्किश लैंग्वेज में था। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्किश अंडर मुगल एम्पायर की उन्होंने अपना जो पहला ऑटोबायोग्राफी लिखा था, मेमोइर्स लिखा था, वो टर्किश में ही था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ये शो करता है कि टर्किश कितना इंपॉर्टेंट था। इट वॉज अकबर हु कॉन्शियसली सेट आउट टू मेक पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। अकबर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये पर्शियन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। उसने मुगल कोर्ट का लैंग्वेज बनाया। कल्चरल इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द ईरान एज वेल एज रेगुलर streams of Iranian and Central Asian migrants seeking position at the Mughal court might have motivated the European to adopt the language, emperor to adopt the language। देखो अकबर जो था, आपको पता है कि इसका अकबर का जन्म जो था वो खैर इंडिया में हुआ था, लेकिन हुमायूं के साथ पर्शिया वगैरह भी रहा 10 सालों तक। उसने बहुत ज़्यादा उसे इन्फ्लुएंस हुआ था पर्शियन लैंग्वेज से, ईरान के रूलर से जो कि पर्शियन लैंग्वेज फॉलो करते थे, सेंट्रल एशिया के जो माइग्रेंट्स थे वो भी पर्शियन जानते थे। और इन सब तो अकबर वाज मोर इन्फ्लुएंस बाय पर्शियन, कि उसे लगता था कि पर्शियन एक बहुत ही रिनाउंस्ड लैंग्वेज है, कि सारे अरब वर्ल्ड में इसको, पर्शिया में इसको बोला जाता है या लिखा जाता है या यूज़ किया जाता है। तो वो चाहते थे कि इंडिया में भी पर्शियन को एक्सेप्ट किया जाए, और इंडिया, और दैट इज द रीजन ही डिक्लेयर इट एज ए कोर्ट, मुगल कोर्ट लैंग्वेज, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि लैंग्वेज ऑफ द एम्पायर। देखो पर्शियन वाज एलिवेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ द एम्पायर, कन्फरिंग पावर एंड प्रेस्टीज ऑन दोज हु हैड कमांड ओवर। जिसको पता होता था उनको पर्शियन, उसको रेस्पेक्ट मिलता था, प्रेस्टीज मिलता था, पावर मिलता था। जैसे कि आज हमारे सोसाइटी में दोज हु नो इंग्लिश, वो अपने आप को सोचते हैं कि दे आर सुपीरियर। उसी तरह से उस समय शायद पर्शियन जो लोग जानते थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और सिर्फ वो समझते नहीं थे बल्कि इवन कोर्ट भी या एम्परर भी उनको ज़्यादा अहमियत दिया जाता था। इट वॉज स्पोकन बाय द किंग, द रॉयल हाउस होल्ड एंड द एलीट्स एट द कोर्ट। देखो कौन कौन लोग बोलते थे? किंग बोले करते, उनके रॉयल हाउस होल्ड लोग बोलते थे। इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल द लेवल, सो दैट द अकाउंटेंट को भी जानना जरूरी था, क्लर्क को भी, अदर फंक्शनरी को ये लैंग्वेज सीखना जरूरी था, क्योंकि अगर ये लैंग्वेज सीखते तभी वो सारे मेंटेन कर पाएंगे अकाउंट वगैरह पर्शियन में। इन्फ्लुएंस ऑन एंड ऑफ द लैंग्वेज, देखो क्या है कि इसका इन्फ्लुएंस, इवन व्हेन पर्शियन वाज नॉट डायरेक्टली यूज्ड, इट्स वोकेबुलरी और इडियम्स हैवीली इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन राजस्थान मराठी एंड इवन तमिल। हम देखते हैं कि पर्शियन चलो जहाँ पे डायरेक्टली नहीं यूज़ किया जाता था, वहाँ पे जैसे कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिल में हम देखते हैं कि जो पर्शियन वोकेबुलरी है, वर्ड है, उसको यूज़ किया जाता था। ये शो, जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं बट उसका इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं। ये क्या शो करता है कि इंग्लिश का इन्फ्लुएंस जो है इंडिया के ऊपर या हिंदी बोलने वाले लोगों को। उसी तरह से तमिल बोलो, मराठी बोलने वाले या राजस्थानी बोलने वाले लोग पर्शियन वोकेबुलरी यूज़ करते थे। तो ये शो करता है कितना इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज था वो। सिंस द पीपल यूजिंग पर्शियन in 16th-17th century came from many different regions of the subcontinent and spoke other Indian language, Persian too became Indianized by absorbing local। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडियन लैंग्वेज गॉट इन्फ्लुएंस बाय पर्शियन, इवन बहुत सारे पर्शियन ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस बाय इंडियन लैंग्वेज, जैसे कि और फाइनली मिक्सअप होकर एक उर्दू लैंग्वेज बनता है जो कि बाद में लोग इसको यूज़ करते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेशन, देखो मुगल ऑफिशियल हिस्टोरियन सच एज द अकबरनामा वाज रिटन इन पर्शियन। सारे बड़े इंपॉर्टेंट बुक्स जो थे कोर्ट के वो सारे पर्शियन में लिखे थे। अदर लाइक बाबर मेमोयर्स
वर ट्रांसलेटेड टू टर्किश टू पर्शियन। देखो अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ था पर्शियन में तो उसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। बाबर्स नामा, उसको हम टर्शियन में ट्रांसलेट होने के बाद उसको बाबर नामा बोलते हैं, उससे पहले उसको बाबर्स मेमोयर्स बोलते हैं। ठीक है, द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट सच एज महाभारत रामायणा इनटू पर्शियन वर कमीशन बाय द मुगल एम्परर। मुगल एम्परर जो थे उन्होंने कमीशन किया, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया बहुत सारे लोगों को, पर्शियन जो जानते थे स्कॉलर्स को, कि महाभारत और रामायण को ट्रांसलेट करो पर्शियन में। उसके बाद महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड एज रज्मनामा। देखो महाभारत को हम जब पर्शियन में ट्रांसलेट करने के बाद उसका दूसरा नाम आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रज्मनामा, बुक्स ऑफ वॉर। सो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है, पर्शियन का इंपॉर्टेंस आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, डिस्क्राइब मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन इन द मुगल कोर्ट। देखो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है कि हैंड रिटन जो बुक्स होते हैं उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो कैसे बनता था मुगल कोर्ट में, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर किए गए, तो उसका क्या तरीका था, क्या प्रोसेस था उस बनाने का, वो हम इस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अभी। पहला तो है किताब खाना। किताब खाना मतलब लाइब्रेरी होता है आज। ऑल बुक्स इन मुगल इंडिया वर मैन्युस्क्रिप्ट, दैट इज दे वर हैंड रिटन। ठीक है, जितने भी सारे बुक्स थे वो हैंड रिटन होते थे। द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज द इंपीरियल किताब खाना। क्या था, कहाँ पे बनता था, इंपीरियल मतलब राजा का किताब खाना जो था ना, उस पर ये सारे किताब खाना लाइब्रेरी में। इट वाज scriptium, that is a place where the emperor collection of manuscripts were kept and new manuscripts were produced। तो ये ऐसा एक जगह था जहाँ पे कि एम्परर के मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ रखे जाते थे, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर होते थे बाय मुगल कोर्ट, वो सारे वहाँ इस किताब खाना में रखा जाता और नए नए मैन्युस्क्रिप्ट भी वहीं प्रिपेयर किए जाते थे। ठीक है, डिवीजन ऑफ जॉब रोल। देखो मैन्युस्क्रिप्ट बनाने का अलग अलग रोल था अलग अलग लोगों का। द क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग नंबर ऑफ टास्क। जैसे पेपर मेकर थे, उनका अलग सिर्फ पेपर बनाने का काम था। who are needed to prepare folios of manuscript। स्क्राइब्स और कैलियोग्राफर्स जो होते थे वो कॉपी करते थे जो लिखा जाता था। गिल्डर्स टू इल्यूमिनेट द पेजेस। वो पेज इतना सिंपल नहीं होता था, उसमें बहुत सारे इल्यूमिनेशन या उसमें बहुत सारे पेंटिंग होता था। पेंटर्स होते थे जो कि सीन को उस टेक्स्ट में मैन्युस्क्रिप्ट पे पेंट करते थे। बुक्स बाइंडर थे। टू गैदर द इंडिविजुअल पेपर जो थे, सेट देम विद इन द ऑर्नामेंटल कवर। और इस तरह से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे वहाँ पे। पेपर मेकर हो गए, कैलियोग्राफर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, बाइंडर्स हो गए। तो ये सब आपको लिखना है आंसर में कि ये सारे लोग इन्वॉल्व होते थे एट द टाइम ऑफ मेकिंग मैन्युस्क्रिप्ट। प्रेशियस ऑब्जेक्ट। देखो मैन्युस्क्रिप्ट इतना आसान, इतना नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं था, बहुत ही कीमती था। द फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट वाज सीन एज ए प्रेशियस ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि राजा किंग एम्परर के कहने पे लिखा जाता था। ए वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ, और ये कोई स्कॉलर्स लिखते थे, ऐसे नहीं कि कोई भी। एंड ब्यूटी, बहुत सुंदरता से लिखा जाता था। कैलियोग्राफी, पेंटिंग, सब कुछ उसके अंदर होता था। इट एग्जेम्पलीफाई इट्स पैटर्न। पैटर्न मतलब होता है कि जो राजा थे ना, क्योंकि उनके देख रेख में होता था, तो हमेशा राजा को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे मुगल एम्परर टू ब्रिंग सच ए ब्यूटी इनटू बीइंग, एंड दैट इज व्हाई इट वाज ए प्रेशियस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ आर्टिस्ट। अब देखो बहुत सारे, मैंने ऊपर बताया था कि बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सबको उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, पहचान नहीं मिलता था। कुछ लोगों को ज़्यादा पहचान मिलता था, जैसे कि कैलियोग्राफर हो गए जो सुंदर लिखते थे, पेंटर हो गए जो कि बहुत सारे पेंटिंग करते थे उसमें, इनको ज़्यादा सोशल स्टेटस मिलता था, जो कि बाकी लोग जो थे पेपर मेकर वगैरह, बाइंडर वगैरह, ये थोड़ा सा एनोनिमस होते थे या इनको इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता था। द आर्ट ऑफ कैलियोग्राफ। आर्ट ऑफ कैलियोग्राफ मतलब होता है कितना सुंदर लिखने का आर्ट। देखो कैलियोग्राफ, द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग वाज कंसिडर्ड अ स्किल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इट वाज प्रैक्टिस यूजिंग डिफरेंट स्टाइल। अलग अलग स्टाइल में उसको लिखा जाता था हैंड रिटन। अकबर्स जो फेवरेट वाज नस्तालिक। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा स्टाइल अकबर का फेमस, मतलब अकबर बहुत लाइक करता था। ए फ्लूइड स्टाइल विथ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्टॉक। इट इज रिटन यूजिंग ए पीस ऑफ टाइम ट्रिमेड रीड। आपको पहले भी हमने देख रखा है कि जो बहुत सारे स्टिक होते थे जिसके हेल्प से रीड एक प्लांट होता है जिसके स्टिक जो फ्लेक्सिबल होता है, जिसे हम लिख सकते हैं, जो 10 to 5 मिलीमीटर कॉल्ड कलाम होता था वहाँ पे, कलाम। डिप्ड इनटू कार्बन इंक। द निब ऑफ द कलाम इज यूजुअली स्प्लिट। उसको थोड़ा सा उसमें स्प्लिट कर देते जिससे कि उसमें इंक ऑब्जर्व कर सके और फिर उससे लिखते थे। तो
नेक्स्ट है इसके अंदर की द वर्क ऑफ मोहम्मद of Kashmir, one of the finest calligraph at that at Akbar court, was honored with the title Jareen Kalam या गोल्डन पेन। देखो बहुत सारे ऐसे कैलियोग्राफर थे जिनको रिकॉग्निशन मिलता था, जिनको टाइटल मिलता था, जैसे कि जरीन कलम का टाइटल अकबर ने दिया था। और परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो जो लोग इन्वॉल्व होते थे उनको उनको रिकॉग्निशन भी मिलता था, उसको ऑनर भी मिलता था, उनको टाइटल भी मिलता था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटिंग इन मैन्युस्क्रिप्ट। अभी हम मैन्युस्क्रिप्ट खत्म नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया था ना मैन्युस्क्रिप्ट में पेंटिंग भी हुआ करता था, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस था। सो ये ठीक है। सो अगर आप सो देखते हैं हम इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन, क्रॉनिकल्स नरेटिंग देखो यहाँ पे क्रॉनिकल्स जो थे, जो कि नरेट करते थे, कंटेन अलोंग साइड द रिटन टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब एन इवेंट इन विजुअल फॉर्म। सो एक तो जैसे मान लो कि पेज हो गया उसके, तो इसमें क्या होता था कि कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस चीज़ को पेंटिंग के थ्रू भी समझाने की कोशिश करते थे हम लोग। तो सिर्फ वहाँ पे रिटन मटेरियल ही नहीं होता था, बल्कि पेंटिंग के थ्रू भी उसको समझाया जाता था। इमेज दैट डिस्क्राइब द इवेंट इन विजुअल फॉर्म। सो व्हेन द सीन, और मान लो कोई लोग पढ़ा लिखा नहीं है तो ये तो लिखा हुआ चीज़ नहीं पढ़ पाएगा, तो थ्रू विजुअल ही और सी कुड अंडरस्टैंड इट, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल इन द क्रॉनिकल। In the book were to be given visual expression. The scribes left blank space on the on nearby pages. Painting executed separately by the artist were inserted to accompany what was described in the word. So these paintings were miniature and could be passed around for viewing and mounting on the page of manuscript. तो इस तरह से मैंने क्या बताया कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है उसमें लिखा भी जाता था, कुछ पेजेस का पार्ट छोड़ा जाता था जिसपे कि उसमें पेंटिंग होता था। इसलिए पेंटिंग होता था क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं पाए एटलीस्ट उस पेंटिंग को पेंटिंग देख के समझ पाए। द पेंटिंग शुड नॉट सर्व नॉट ओनली टू एनहेंस द ब्यूटी, इससे सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ता था, बट वर बिलीव टू प्रोसेस स्पेशल पावर, कि उसमें कुछ स्पेशल पावर था ऑफ कम्युनिकेटिंग, क्योंकि हम पेंटिंग के थ्रू, हम आर्ट के थ्रू ज़्यादा आइडिया को कम्युनिकेट कर सकते हैं। पावर ऑफ द किंग को हम पोर्ट्रे कर सकते हैं, ठीक है। सो द हिस्टोरियंस अबुल फजल डिस्क्राइब पेंटिंग एज ए मैजिकल आर्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि अब्दुल फजल जो था बहुत इंपॉर्टेंट राइटर था, स्कॉलर था, जिसने पेंटिंग को मैजिकल आर्ट बोला है। इट हैड पावर टू मेक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लुक एज इफ दे पोसेस लाइफ। अगर मान लो कोई चीज़, रॉक्स को भी हम पेंटिंग के थ्रू इस तरह शो करते हैं उसमें लाइफ है, तो अगर कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ है जो कि इनएनिमेट है, उसको अभी हम लाइफ दे सकते हैं थ्रू पेंटिंग। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेंटिंग। The production of painting portraying emperor, his court, the people who were part of it was a source of constant tension between rulers and the, ये important है एक तरह से, क्योंकि पेंटिंग जो था, पेंटिंग में किंग को पोर्ट्रे किया जाता था, कोर्ट के बारे में बताया जाता था, और इवन लोकल जो पीपल जो थे जो इन्वॉल्व थे कोर्ट में उसके बारे में भी उसमें शो किया था। लेकिन मुगल इस्लाम में जनरली पेंटिंग जो था वो अलाउ नहीं है। द उलेमा में तो पंडित जो थे, ये जो मौलवी वगैरह थे, एज इट वाज प्रोहिबिटेड इन कुरान, prophets has prohibited the depiction of living being in the naturalistic manner. If any artist dare to this, means he is trying to copy the creation which only God can do. देखो प्रोफेट मोहम्मद का ऐसा मानना था कि अगर हम कोई भी चीज़ को पेंटिंग के थ्रू नहीं करना चाहिए, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक ऐसे चीज़ को लाइफ देने की कोशिश करते हैं जो कि सिर्फ गॉड ही लाइफ दे सकता है। वी कैन नॉट गिव लाइफ थ्रू समथिंग through painting, and that is why Prophet Muhammad prohibited painting. Interpretation of Sharia changed with the time. The body of Islamic tradition was interpreted in different ways by various social groups. Frequently, each group put forward an understanding of tradition that would best suit their political need. देखो अब क्या था ना कि शरिया जो कि बहुत पहले लिखा गया था, उसको बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, अपने हिसाब से समझने की कोशिश करी, अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकाला और इसको अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया। मुस्लिम रूलर्स इन many Asian regions during centuries of empire building regularly commissioned artists to paint their portrait and scene of the life in their kingdom.
द सफाविद किंग ऑफ ईरान पैट्रोनाइज द फाइनेस्ट आर्टिस्ट हु वर ट्रेन। देखो ये भी मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने शरिया को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया और इन्होंने पेंटिंग को अहमियत दी, पेंटिंग को यूज़ किया अपने पॉलिटिकल गोल को लोगों के सामने लाने के लिए। जो ईरान के रूलर थे, आर्टिस्ट, उन्होंने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को अपने कोर्ट में रखा, उसको पैट्रोनाइज किया और उनको बोला कि आप लोग पेंटिंग बनाओ जिसमें जो पोर्ट्रे करे राजा के को और ज़्यादा एनिमेट करके दिखाए। द नेम ऑफ द पेंटर सच एज बाईजाद कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेडिंग द कल्चरल फेम ऑफ सफाविद कोड फार एंड वाइड। तो उसके पेंटिंग के थ्रू जो कोड था उसका नेम फेम आगे जाता बहुत फैलता गया। आर्टिस्ट फ्रॉम ईरान ऑल्सो मेड देयर वे टू मुगल इंडिया। सम वर ब्रॉट टू मुगल कोर्ट बाय मीर सैयद अली। जैसे ये भी एक पेंटर था जो कि अब्दुल सबाद, जो ये एम्परर हुमायूं के साथ दिल्ली आया था और इस तरह से पेंटिंग को और ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्परर एंड द स्पोक्समैन ऑफ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ओपिनियन on the question of visual representation of living being was a source of tension at the मुगल कोर्ट। और शुरू से ही टेंशन है मुगल और राजाओं के बीच में, और प्लस जो मौलवी थे या ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे उनके, क्योंकि ये अलाउ नहीं है हमें पोर्ट्रे करना पेंटिंग। सो यहाँ तक हम करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।